नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नरेंद्र कोहली जी की कहानी किरचें। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए किरचें। 3 दिनों के झुटपुटे के बाद आज पहली बार सूर्य निकला था। बादल छंट गए थे और धूप बहुत भली लग रही थी। लिथी खुआंग की तबीयत 2-3 दिनों से काफ़ी खराब चल रही थी। सूर्य निकलने से उसको भी काफ़ी राहत मिली थी। पता नहीं तबीयत ही कुछ सुधर गई थी या मौसम का ही प्रभाव था। ली का पति हो सवेरे से ही बाहर गया हुआ था। मौसम के सुधरने की वजह से ही उसका बाहर जाना संभव हो पाया था। हो को बाहर भेजकर ली घर के छोटे छोटे कामों में लग गई थी। वह चाहती थी कि दोपहर के लगभग जब हो लौटे तब तक वह सारे कामों से निपट चुकी हो, ताकि दोनों आज के इस सुनहरे दिन की छुट्टी को फुर्सत से बिता पाएं। वियतनाम के हा बाक प्रांत में हीन होआ नगर के बाहर की इस बस्ती में जुलाई के महीने में ऐसे सुनहरे दिन बहुत कम आया करते थे और इन दिनों तो ली ऐसे दिनों के लिए तरस कर रह गई थी। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में कुछ विशेष कामों के प्रति बहुत तीव्र उत्कंठा पैदा होने लगी थी। वह कुछ विशेष स्थानों पर जाना चाहती थी, विशेष तरह की चीजें खाना चाहती थी। लगभग 2 वर्ष पहले इन्हीं दिनों जब ली पहली बार मां बनने की प्रतीक्षा कर रही थी तो भी उसकी इच्छाएं कुछ इसी प्रकार तीव्र हो उठी थीं। पर वे इच्छाएं इन इच्छाओं से बहुत भिन्न थीं। तब ली मीठी चीजें बहुत खाया करती थी, पर इन दिनों उसे खट्टी चीजें बहुत भाती थीं। पहली बार ली को बेटा पैदा हुआ था और ली अपने मन में जानती है कि इस बार उसकी गोद में बिटिया आने वाली है। ली के मन में इन दिनों ममता बहुत उमड़ती है। उसे लगता है कि अब वह 2 बच्चों की मां है। उसके भीतर दुगनी ममता है, पर अभी अपनी अनजानी बिटिया को वह प्यार नहीं कर पाती। बस कभी कभी एकांत पाकर अपने उभरे हुए पेट पर धीरे से हाथ फिरा लेती है। कभी कभी अनदेखी अनचिन्ही बेटी को पुचकार लेती है और उससे बातें कर लेती है। जब भीतर ही भीतर बहुत हिलडुल होती है तो बच्ची को प्यार से इस शरारत के लिए डांट भी देती है। क्यों तंग करती है बिट्टो मेरी, वह उसे समझाती है। अभी से इतनी शैतान है तू, तो जन्म लेने के बाद क्या करेगी। ना मेरी बेटी, माँ को तंग नहीं करते। और अपने आप ही मुस्कुरा पड़ती है ली। बाकी समय ली अपना सारा प्यार बेटे पर उड़ेलती रहती है। आज सवेरे से ली अपने बेटे के कामों में लगी हुई है। कभी कभी झुंझलाकर सोचती है, काम ही किसका है उसे, एक इस बेटे का और एक इसके बाप का। दोनों बाप बेटे परेशान करते रहते हैं। नन्हा काई भी बहुत शैतान हो गया है, ली की कोई बात नहीं मानता। धूप निकल आई थी तो ली के मन में बेटे को नहला देने की बात भी आई। 2 दिनों से बारिश हो रही थी और ली ने नन्हे काई को इस डर से नहीं नहलाया था कि कहीं बच्चे को ठंड न लग जाए। पर आज धूप निकल आई थी, आज उसे नहला ही देना चाहिए। बहुत गंदा हो रहा था और फिर आज ना नहलाया तो कल मौसम जाने कैसा रहे। ली ने आंगन में नहलाने की चीजें इकट्ठी कर ली थी और नन्हे काई को भी पकड़ लाई थी। वह जोर जोर से रोता जा रहा था। 3 दिनों से ली और हो ने उसे आंगन में निकलने नहीं दिया। इतनी देर तक कमरे में बंद रहने के बाद काई आंगन में निकला था तो वह मिट्टी से खेलना चाहता था, इधर उधर भाग दौड़ करना चाहता था और घर के अहाते से भी बाहर निकल जाना चाहता था। पहले तो ली के मन में आया कि बच्चे को थोड़ा खेल लेने दे, पर यदि एक बार वह छूट गया तो दोबारा हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। फिर देर भी हो रही थी। इसी तरह काम चला तो हो के घर लौटने तक वह अपना काम समाप्त नहीं कर पाएगी। ना बेटे, रोते नहीं हैं,
उसने काई को समझाया, और राजे बेटे, माँ को तंग नहीं करते। काई रोता रहा और ली उसके कपड़े उतारती रही। पहले कमीज उतारी, बनियान की बारी आई तो काई एकदम मचल गया। वह उसके हाथों से छूट छूट जा रहा था। एक बार तो वह लगभग हाथों से निकल ही गया था, पर ली ने उसे फिर घसीट लिया। एक हाथ से ली ने काई को पकड़ा और दूसरे हाथ से पानी को छूकर देखा। पानी बहुत ठंडा नहीं था। तभी ली के भीतर बहुत जोर से कुछ हिलने डुलने लगा। ली ने गीला हाथ अपने पेट पर रख लिया। ना बेटी ना, तंग नहीं करते, भैया को नहला लेने दे। एक और काई जोर जोर से रो रहा था और उसके हाथों से निकल भागने को मचल रहा था, और दूसरी ओर यह, तुम दोनों भाई बहन तंग क्यों कर रहे हो मुझे? ली ने मुस्कुराकर अपने पेट के उभार की ओर देखा। शैतान बच्चों। और वह सोच रही थी, इस समय हो घर पर होता तो उसकी सहायता कर देता। उसके पेट के भीतर की हलचल बहुत प्रबल हो रही थी। बिट्टो अब और भीतर नहीं रहना चाहती, ली खुद को बता रही थी। उसने अपना ध्यान उधर से हटाकर काई के सिर पर एक लोटा पानी डाला। काई का रोना कुछ प्रबल हो गया। ना बेटे, नहाते हुए रोते नहीं हैं, ली ने समझाया। जल्दी से नहा लो। उसने उसके सिर पर साबुन की टिकिया रगड़नी शुरू की। मुंह पर साबुन नहीं लगाया, नहीं तो काई और भी अधिक जोर से रोने लगता। मुंह पर साबुन बाद में लगा लेगी। हाथों पर साबुन लगाया और मल मल कर हाथों पर लगी मिट्टी उतारी। काई की बहन एक बार फिर जोर से मचली थी और सहसा बहुत जोर से गूं गूं की आवाज हो उठी। ली चौंकी। क्या हुआ है बिट्टो को? पर दूसरे ही क्षण ध्यान आया, यह बिट्टो की आवाज नहीं थी। आवाज आसमान से आ रही थी। आवाज की दिशा में बहुत सारा धुआं और गर्द गुबार उड़ रहा था। साफ आकाश कहीं छिप गया था। सारा वातावरण मटमैला हो गया था और इन सब के बीच 5 विमान उड़े जा रहे थे। ली को स्थिति समझने में क्षण भर भी नहीं लगा। उसने साबुन से पुते नन्हे काई को झपट कर अपनी गोद में समेटा, एक हाथ अपने पेट पर रखकर काई की बहन को सांत्वना दी और झपट कर भीतर की ओर भागी। नहाने का पानी, साबुन और तौलिया खुले आकाश के नीचे पड़े थे। चारों ओर शोर ही शोर था, आग और धुआं, मानो मिट्टी धरती की कोख से उछलकर आकाश की ओर जाती थी और फिर आग के समान धरती पर बरस पड़ती थी। धमाके बहुत पास आ गए थे। ली को लगा उसका घर धमाकों से घिर गया है। वह घर में अकेली थी और उसके पास 2 बच्चे थे। दोनों में से एक शैतान। अचानक आंगन में जोर का धमाका हुआ। नहाने का पानी धुएं में छिप गया और ली कमरे के बीचों बीच औंधी गिरी। काई अब भी उसकी गोद में था। ली के मुंह से जोर की एक चीख निकली। उसे लगा कोई आग उसके बाएं नितंब को चीरकर भीतर घुसती चली गई है। काई चुप हो गया था और उसके हाथों से छूटकर नंग धड़ंग साबुन और मिट्टी से सना हुआ उसके सामने बैठा था। पीड़ा के मारे ली की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने निचले होंठ को दांतों से भींच लिया। वह चाहती थी दांत होंठ को चीरकर मांस में धंस जाएं। नितंब की पीड़ा से ध्यान हटाने के लिए वह अपने होंठ में दूसरा घाव करना चाह रही थी। बाहर विमानों की आवाज दूर चली गई थी। ली ने दाएं हाथ से अपने पेट को दबाया और बाएं से अपने नितंब को टटोला। उसका हाथ नंगे नितंब पर पड़ा। कपड़ा वहां नहीं था और हाथ किसी गरम गरम चीज से गीला हो गया था। उसने अपने हाथ को आंखों के सामने लाकर देखा। सारा हाथ खून से लाल हो गया था। ली ने पीड़ा से बचने के लिए अपने दांत फिर अपने होंठ में गड़ा दिए। हाथों पैरों को समेटकर उठना चाहा और फिसलकर गिर पड़ी। काई पास बैठा बहुत जोर जोर से रो रहा था। हो बस्ती की सीमा तक पहुंचा ही था कि विमानों की गूं गूं से उसके कान खड़े हो गए। यह अनुभव उसके या बस्ती के किसी अन्य व्यक्ति के लिए नया नहीं था। अब तो वे लोग उसके आदी हो गए थे। वर्षों से यह लड़ाई चल रही थी और जाने कब तक चलेगी। हर दूसरे तीसरे दिन इसी प्रकार विमान उड़ते हुए आते थे।
उनसे बम गिराए जाते थे और फिर बस्ती के परे हीन होवा नगर पर आग, धुआं तथा धूल ही धूल नजर आती थी। पिछले 3 दिनों से वर्षा के कारण ही जहाज इधर नहीं आए थे। आज धूप निकली थी तो विमान भी आ निकले थे। हो समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। बस एक ही बात उसके मन में थी। ऐसे समय में उसे अपने घर पर ली और काई के पास होना चाहिए था। वैसे आज तक उनकी बस्ती पर कभी कोई बम नहीं गिरा था, पर विमान इसी प्रकार आते रहे तो किसी भी दिन गिर सकता था। और अचानक विमानों से बम गिरने आरंभ हुए। धमाके, आग और धुआं सब ओर फैल गया। किसी ओर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हो चुपचाप जमीन पर औंधा लेट गया। हो को समय का कुछ पता नहीं चला। कब विमान बम बरसाकर चले गए वह नहीं जानता। उसके मन में एक ही प्रश्न था, ली और काई ठीक तो है ना? और जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि विमान आकाश पर मंडरा नहीं रहे, हो उठकर भागा। उसका हृदय धड़क रहा था। आज पहली बार विमान उनकी बस्ती के ऐन ऊपर बम बरसाकर गए थे। ईश्वर भला करे। छटते हुए धुएं में से हो भागा जा रहा था। अब धमाके नहीं हो रहे थे, पर शोर बहुत बढ़ गया था। हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। स्थानीय स्वयंसेवक और सैनिक अधिकारी भी प्रकट हो गए थे। मोटर गाड़ियां इधर उधर भागती फिर रही थीं। अपने घर पर दृष्टि पड़ते ही हो को लगा उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। उसके अपने घर के आंगन में बम गिरा था। हो ने जोर की एक चीख मारी और भागता हुआ घर के भीतर घुस गया। उसके गालों पर आंसू धारा प्रवाह बह रहे थे। उसके सामने लहूलुहान ली औंधी पड़ी थी और उसके सिरहाने बैठा काई रो रहा था। हो घुटनों के बल बैठ गया। ली, ली, ली ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाप को देखकर काई और जोर से रो पड़ा। हो ने विवशता से इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं था। उसने ली को सीधा करने के लिए हाथ लगाया तो सहसा उसके शरीर के भीतर होती हुई उथल पुथल को छू गया। हो को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और तभी एक अधिकारी कई स्वयंसेवकों के साथ घर के भीतर आया। हो आंसुओं भरी आंखों और बिसूरते होठों से उन्हें चुपचाप देखता रहा। अधिकारी एक ही नजर में सब कुछ समझ गया। उसने झुककर ली को सीधा कर उसकी हृदय गति देखी और सहसा वह अपने साथियों की ओर मुड़ा। जीवित है। स्वयंसेवक झुके और ली को उठाकर ले गए। हो ने रोते हुए काई को गोद में उठाया और उनके पीछे पीछे बाहर चला आया। ली को उन्होंने एम्बुलेंस में लिटाया। उसमें 4-5 घायल और भी थे। हो साथ वाली जीप में बैठ गया। काई रोना बंद कर फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था। सब कुछ अपने आप ही हो गया था। किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा था। पहले जीप चली और उसके पीछे पीछे एम्बुलेंस चल पड़ी। वे हीन होवा नगर की ओर जा रहे थे। हो के मस्तिष्क में एक ही बात थी, ये लोग ली को साधारण घायल के रूप में ही ले जा रहे हैं या यह जानते हैं कि उसके शरीर के भीतर एक और नन्ही सी जान सूर्य की रोशनी देखने को कसमसा रही है। ली की इस अवस्था के कारण नन्ही सी जान भी खतरे में थी। हो ने कितनी ही बार सोचा कि वह उठकर अधिकारी को यह बता दे, पर वहां कोई भी किसी से नहीं बोल रहा था। और हो की अपनी अवस्था भी ऐसी हो रही थी कि उसे स्वयं ही इस बात में संदेह था कि उसके गले से आवाज भी निकलेगी क्या। सूर्य ढल चुका था। गाड़ियां अस्पताल के अहाते में प्रवेश कर रही थीं और हो तब तक उस अधिकारी को कुछ नहीं बता पाया था। हो बरामदे के एक कोने से दूसरे कोने तक टहल रहा था। वह रात भर इसी प्रकार टहलता रहा और अब उषा की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। हो को पता भी नहीं चला कि रात किधर गई। वह तो यही जानता है कि डॉक्टर ने ली को सरसरी नजर से देखकर ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया था। उसे इतना भर बता दिया गया कि ली बम से छिटक आए हुए धातु के टुकड़े से घायल हुई थी और धातु का टुकड़ा ली के बाएं नितंब के भीतर घुस गया था और अभी भी भीतर ही था। उसे ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है,
ली थिएटर के भीतर बंद थी और वह बाहर टहल रहा था। काई एक बेंच पर सोया पड़ा था। हो ने एक नजर काई को देखा। वह अपने घुटने पेट से लगाए गठरी बना सोया पड़ा था। हो के जी में आया कि उसे एक चादर ही उड़ा दे, पर चादर कहां से लाता। रात भर हो टहलता रहा था और किसी ने उसे यह भी नहीं बताया था कि ली कैसी है, वह बचेगी भी या नहीं, वह नहीं जानता था। यदि ली नहीं बची तो उसके मरने से पहले मुझे उससे थोड़ी बात कर लेने दो, वह कहना चाहता था, पर किससे कहता। यहां कौन था जो उसकी बात सुनता। जिस दरवाजे के भीतर उसकी ली को ले जाया गया था, उसके भीतर उसे जाने नहीं दिया गया था और स्वयं भीतर घुस जाने का साहस वह कर नहीं पाया था। और तभी दरवाजा खुला। हो पलटकर खड़ा हो गया। उसकी सांस रुकने सी लगी। मिस्टर हो, आप आ सकते हैं, खुले दरवाजे के बीच प्रकट हुई नर्स ने कहा। नर्स उसे कई रास्तों से घुमाती हुई वार्ड में ले आई थी। घायलों के उस जंगल में उसने एक बेड पर ली को देखा। जीती जागती ली उसके सामने लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। हो को देखकर ली एक बार जोर से सुबकी और फिर उसी प्रकार शांत होकर रोती रही। हो के सिर से मनोबोझ हट गया। उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। ली, रो क्यों रही हो? वह आकर उसके सिरहाने के पास खड़ा हो गया। ली कुछ नहीं बोली। हो ने आश्चर्य से ली को देखा और फिर उसकी आंखें नर्स की ओर उठ गईं। नर्स उसके पास आ गई थी। हमें खेद है मिस्टर हो, हम आपकी बच्ची को नहीं बचा सके। बच्ची? और सहसा हो को ध्यान आया कि ली अपने शरीर में एक नन्ही सी जान को भी पाल रही थी। हो की आंखों में आंसू उतर आए। आप बच्ची को देखना चाहेंगे? नर्स उससे पूछ रही थी। हो का सिर अपने आप ही स्वीकृति में हिल गया और फिर हो नर्स के पीछे पीछे चलता हुआ बहुत सारे गलियारों को पार कर एक कमरे के सम्मुख आया। नर्स उसे वहीं रुकने का इशारा कर स्वयं भीतर चली गई। वह बंद दरवाजे को ताकता रहा। इस बंद दरवाजे के उस पार उसकी बच्ची थी, जो कल ली के शरीर का अंग थी। दरवाजा खुला। नर्स के हाथों में सफेद कपड़ों में लिपटा एक बच्चा था। नर्स ने कपड़े की तहें हटा दी। एक गोरा चिट्टा स्वस्थ बच्चा कपड़े के बीच पड़ा था। उसके मुख पर रोने के से भाव थे। शायद चीखती चीखती ही उसकी बच्ची मर गई थी। और नर्स ने बच्ची के सिर को एक ओर घुमाते हुए हो को बच्ची का बायां गाल दिखाया। गाल पर एक बड़ा सा ताजा ताजा घाव था। चमड़ी फटी हुई थी और नंगा लाल मांस दिख रहा था। खून चारों ओर जमकर काला पड़ गया था। यह बम के उस धातु के टुकड़े से हुआ है, नर्स बोली, जो श्रीमती ली के नितंब में घुस गया था। नर्स ने कपड़े से बच्ची को ढक दिया। हमें खेद है मिस्टर हो, वह फिर बोली, हम आपकी बच्ची को बचा नहीं सके, पर इतनी कम आयु का घायल इससे पहले कभी हमारे पास आया भी तो नहीं था। नर्स ने आंखें मीचकर अपनी आंखों में आए आंसू झटक दिए और दरवाजे के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद हो ली के बेड के पास एक स्टूल पर बैठा था। काई उसकी गोद में था, जो आश्चर्य से कभी मां को देखता, कभी बाप को। बोल कोई भी नहीं रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।